Hello everyone, welcome to Internet Learning. Hope you all are doing well. So today we are going to discuss the topic the making of nationalism in Europe of class 10 history chapter number 1. So in the last video we discussed that how nationalism occurred in France कि जो nationalism है वो किस तरीके से शुरू हुआ फ्रांस में. तो उसकी शुरुआत रेवोल्यूशन से हुई थी जो फ्रेंच रेवोल्यूशन था. फ्रेंच रेवोल्यूशन के साथ ही जो नेशनलिज्म की भावना है वो फ्रांस में आई. बहुत सारे चेंजेस हुए जो रेवोल्यूशनरीज थे जब उन्होंने मोनार्की को हटा दिया तो बहुत सारे वो पॉजिटिव चेंजेस लाए ताकि एडमिनिस्ट्रेशन सही से चले और जो मोनार्की सिस्टम है उसको एक तरीके से खत्म किया जा सके. बट उसके बाद क्या हुआ जब लोगों को ये लगा कि हाँ भाई अब हमने एक तरीके से हमारी डेमोक्रेसी आ गई है, हमने अपनी नेशनल असेंबली चुन ली है. उसके बाद अचानक से क्या हुआ, नेपोलियन आ गया. नेपोलियन के आते ही शुरू में तो बड़ा अच्छा लगा लोगों को ये लगा कि भाई ये तो बहुत बढ़िया चीज़ है, नेपोलियन जो है वो तो सही है, ये और मोनार्क की तरह नहीं है. इन्होंने इतने सारे पॉजिटिव कदम उठाए, इन्होंने जो इनइक्वालिटी है उसको खत्म किया, प्रिविलेज्ड बेस्ड ऑन बर्थ उसको खत्म किया. तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जो कि नेपोलियन ने की जो कि अच्छी थी. बट इवेंचुअली पीपल रियलाइज्ड कि ये उतना भी अच्छा नहीं है. जितनी आज़ादी हमें हमारे रूल में मिल रही थी जब कोई भी मोनार्क नहीं था, उतनी आज़ादी नेपोलियन के टाइम पे नहीं है. हाँ, उसने अच्छे कदम उठाए बट फिर भी पॉलिटिकल लिबर्टी लोगों के पास नहीं थी. पॉलिटिकली आज भी जो फ्रांस है उसमें कौन रूल कर रहा था, नेपोलियन, और जो कि अपनी मर्जी से काम कर रहा था. आज उसका मन कर रहा है अच्छा कदम उठाने का और कल हो सकता है कि वो बहुत गलत कदम भी उठा ले. तो लोगों का कोई रूल नहीं था, लोग अपनी मर्जी से नहीं जी सकते थे. तो इवेंचुअली लोगों को ये रियलाइज हुआ और अगेन लोगों के अंदर ये चीज जागने लगी कि भाई मोनार्की किसी भी तरीके की अच्छी नहीं है. भले ही नेपोलियन ने कितनी पॉजिटिव कदम उठाए बट स्टिल मोनार्की उतनी अच्छी नहीं है. हमें हमारा ही रूल चाहिए, हमें चाहिए कि हम खुद रूल करें, अपनी गवर्नमेंट बनाएं. जैसे पहले नेशनल असेंबली बनी थी वैसा ही सिस्टम वापस आना चाहिए. तो इस तरीके से नेशनलिज्म की जो भावना है वो फ्रेंच में आई. अब अगर हम बात करें यूरोप की, तो यूरोप का भी कहीं ना कहीं हमने जिक्र किया था लास्ट वीडियो में कि जिस तरीके से रेवोल्यूशन हुआ फ्रांस में, उसके बाद जो दूसरे हिस्से थे यूरोप के, जो दूसरे जगहें थी, वहां पे फ्रांस में जो भी कुछ हो रहा था वो चीजें फैलने लगी. तो यूरोप के दूसरे हिस्से भी जैकोबिन क्लब्स बनाने लग गए और उनको भी ये लगने लग गया कि भाई नेशनलिज्म तो होना चाहिए, हमारे अपने नेशंस होने चाहिए और मोनार्की हटनी चाहिए. तो इस तरीके से थोड़ा थोड़ा आइडिया यूरोप को होने लगा था नेशनलिज्म के बारे में. बट अब ये जो सेक्शन है द मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, इस सेक्शन में हम और डिटेल में जानेंगे कि किस तरीके से बाकी यूरोप में जो नेशनलिज्म है वो आया. So if you look at the map of mid 18th century Europe, you will find that there were no nation states as we know them today. तो अगर आप मिड 18th सेंचुरी का यूरोप का मैप देखोगे तो आपको देखने मिलेगा कि जिस तरीके से आज हमें अलग अलग नेशंस देखने मिलते हैं, नेशन स्टेट्स देखने मिलती हैं, वैसी नेशन स्टेट्स मिड 18th सेंचुरी के यूरोप में नहीं थी. उस टाइम पे वहां पे क्या था, एम्पायर्स थे, ऑटोमन एम्पायर, रशियन एम्पायर, ये सारी चीजें थी. मतलब कि कोई फिक्स्ड ऐसे देश नहीं था कि भाई ये एक देश है ये दूसरा देश है. कोई नेशन स्टेट्स नहीं थी बल्कि वही राजा वाला सिस्टम था और बड़े बड़े एम्पायर्स थे. What we know today as Germany, Italy and Switzerland were divided into kingdoms, duchies and cantons whose rulers had their autonomous territories. तो जिन जर्मनी, इटली एंड स्विट्जरलैंड को हम आज जानते हैं, तो उस टाइम पे ऐसे कोई जर्मनी, इटली और स्विट्जरलैंड एग्जिस्ट नहीं करते थे मिड 18th सेंचुरी के टाइम पे. उस टाइम पे क्या हुआ था कि ये जो जर्मनी, इटली, स्विट्जरलैंड वाले इलाके हैं, ये जगहें अलग अलग किंगडम्स, डचीज एंड कैंटोन्स में बटी हुई थी. एक तरीके से अलग अलग राजाओं के एम्पायर के अंडर ये चीजें आती थी और इनके अपने अपने रूलर्स थे. और वो जो रूलर्स हैं उनके पास पूरी पावर थी, ऑटोनोमस पावर थी, और वो अलग अलग ये जो बाउंड्रीज एंड टेरिटरीज हैं उन पे कब्जा कर रखा था उन्होंने और उसको अपने हिसाब से चलाते थे. ठीक है. Now, Eastern and Central Europe were under autocratic monarchies within the territories of which lived diverse peoples. तो ईस्टर्न एंड सेंट्रल यूरोप जो हैं उस टाइम पे वो ऑटोक्रेटिक मोनार्कीज के अंडर थे. अगेन अलग अलग राजा महाराजाओं के अंडर थे
और ये जो अलग अलग राजा महाराजा हैं, ये जो अलग अलग एम्पायर्स हैं, इनके अंदर रहने वाले लोग, मान लो ये कोई पर्टिकुलर जगह है जिसके ऊपर कोई मोनार्क रूल करता है, कोई राजा रूल करता है। अब इस जगह के अंदर रहने वाले जो लोग हैं वो काफी डाइवर्स थे, अलग अलग तरीके के लोग थे, अलग अलग भाषाएं बोलते थे, अलग अलग कल्चर था उनका, ठीक है। तो मतलब कि एक एम्पायर के अंडर ही, एक राजा के जो टेरिटरी है उसके अंदर ही है बहुत सारे अलग अलग तरीके के लोग रहते थे। दे डिड नॉट सी देमसेल्व्स अ शेयरिंग अ कलेक्टिव आइडेंटिटी और अ कॉमन कल्चर। तो वो जो लोग हैं, भले ही वो एक राजा के अंडर हैं, बट फिर भी वो सारे लोग अपने आप को एज अ कलेक्टिव आइडेंटिटी नहीं देखते थे। वो ये नहीं देखते थे कि भाई हम सब एक हैं। जैसे क्या बोला मैंने, ये मान लो एक टेरिटरी है और इस जगह पे किसी पर्टिकुलर राजा का रूल है, ठीक है, कोई राजा है यहाँ पे। अब इस बाउंड्री के अंदर रहने वाले लोग जो हैं सब आपस में कोई एकता नहीं रखते थे, किसी को ये फील नहीं होता था कि भाई इस जगह पे जो रहने वाले लोग हैं वो इस जगह पे दूसरी जगह पे रहने वाले लोगों से कुछ कॉमन शेयर नहीं करते थे, उन्हें अपना नहीं मानते थे, अलग अलग समझते थे कि भाई हम अलग हैं तुम अलग हो, ठीक है। भले ही वो एक राजा के अंडर है, भले ही उनके ऊपर एक राजा है जो रूल कर रहा है, बट स्टिल दे यूज टू फील दे आर डिफरेंट। कोई कॉमन आइडेंटिटी वो लोग शेयर नहीं करते थे, कोई कॉमन कल्चर नहीं था। ऑफन दे इवन स्पोक डिफरेंट लैंग्वेजेस, और कई बार तो ऐसा होता था कि लोग जो है वो अलग अलग लैंग्वेज बोल रहे हैं, कि मान लो इस हिस्से में रहने वाले जो लोग हैं वो कोई और लैंग्वेज बोलेंगे, इस हिस्से में रहने वाले लोगों की लैंग्वेज अलग है, किसी दूसरे हिस्से में कोई और भाषा बोली जा रही है। तो लोगों का कल्चर, लोगों की आइडेंटिटी कुछ भी सेम नहीं थी, लोग अलग अलग अपने आप को मानते थे और अलग अलग एथनिक ग्रुप से भी बिलोंग करते थे, ठीक है। बेसिकली एक राजा के अंडर होने के बावजूद भी लोग बहुत ज्यादा डाइवर्स थे, अलग अलग कल्चर से बिलोंग करते थे, अलग एथनिक ग्रुप, अलग लैंग्वेज, अलग आइडिया, अलग तरीके से जो रहने के तरीके होते हैं ये सब अलग थे। The Habsburg Empire that ruled over Austria-Hungary, for example, was a patchwork of many different regions and people. तो हैब्सबर्ग एम्पायर यहाँ पे एग्जाम्पल की तरह लिया गया है कि हैब्सबर्ग एम्पायर जो है, जो कि ऑस्ट्रिया हंगरी वाले इलाके पे रूल करता था, ठीक है। मतलब हैब्सबर्ग एम्पायर जो है वो ऑस्ट्रिया और हंगरी वाले इलाके पे था, और ये जो पूरा हैब्सबर्ग एम्पायर है ये बहुत सारे अलग अलग लोगों से बना था, काफी ज्यादा डिफरेंट लोगों से बना हुआ था। मान लो ये हैब्सबर्ग एम्पायर है, ठीक है। अब इस हैब्सबर्ग एम्पायर में अलग अलग लोग थे, जैसे अभी हमने इस एग्जाम्पल में डिस्कस किया, वैसे ही ये हैब्सबर्ग एम्पायर ऐसा था जो कि डिफरेंट रीजन्स एंड डिफरेंट पीपल से बना हुआ था। इस एम्पायर में रहने वाले लोग जो हैं वो काफी अलग थे एक दूसरे से, अलग अलग रीजन्स थे ये, जो कि एक दूसरे से जुड़े हुए नहीं थे, ये अपने आप को एक नहीं मानते थे, ठीक है। मतलब धरती पे तो ऐसा दिख रहा है कि ये एक टुकड़ा है जमीन का, बट इस जमीन पर रहने वाले लोग अपने आप को एक नहीं समझते थे, अलग थे वो, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे कि भाई कितनी डाइवर्सिटी थी, कि जैसे हैब्सबर्ग एम्पायर में अल्पाइन रीजन था, इस अल्पाइन रीजन में जैसे टेरोल, ऑस्ट्रिया एंड सडेटन लाइन जैसी जगहें आती थी, बोहेमिया था, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो अल्पाइन रीजन है, यहाँ पे जो एरिस्टोक्रेसी है वो प्रीडोमिनेटली जर्मन स्पीकिंग थी। मतलब कि ये हैब्सबर्ग एम्पायर का एक हिस्सा है अल्पाइन रीजन। अब यहाँ पे जो मेनली एरिस्टोक्रेसी थी, एरिस्टोक्रेसी मतलब जो हायर क्लास रहती है, हाई क्लास के जो लोग रहते हैं वो ऐसे थे जो कि जर्मन बोलते थे। हैब्सबर्ग एम्पायर में अल्पाइन रीजन के अलावा या फिर जर्मन स्पीकिंग लोगों के अलावा भी और भी तरीके के लोग थे, जैसे इटालियन स्पीकिंग प्रोविंसेस थी, लोम्बार्डी एंड वेनेशिया। तो ये जो वेनेशिया एंड लोम्बार्डी हैं ये क्या थे, ये इटालियन स्पीकिंग प्रोविंसेस थी, यहाँ इटाली बोली जाती थी, इटालियन बोली जाती थी। इन हंगरी हाफ ऑफ द पॉपुलेशन स्पोक मैग्यार while the other half spoke a variety of dialects. वहीं अगर आप हंगरी की बात करें तो हंगरी में आधी जो पॉपुलेशन है वो मैग्यार लैंग्वेज बोलती थी, और दूसरी जो आधी है वो दूसरी अलग अलग तरीके की लोकल लैंग्वेजेस बोलती थी, डायलेक्ट्स बोलती थी। इसी तरीके से गलेशिया द एरिस्टोक्रेसी स्पोक पॉलिश। गलेशिया में जो एरिस्टोक्रेसी थी, हाई क्लास थी, वो क्या बोलती थी, वो पॉलिश भाषा बोलती थी। Beside these three dominant groups, there also lived within the boundaries of the empire a mass of subject peasants peoples. अब ये जो अभी हमने important regions की बात की, अल्पाइन रीजन हो गया है ना, हंगरी हो गया, गलेशिया, इनके अलावा भी जो ये हैब्सबर्ग एम्पायर है उसमें काफी अलग अलग तरीके के लोग और भी रहते थे। जैसे कि हैब्सबर्ग एम्पायर की बाउंड्रीज में बहुत सारे पेजेंट्स रहते थे, सब्जेक्ट मतलब होता है प्रजा, तो ऐसी प्रजा थी जो कि पेजेंट थे, जो किसान थे, ठीक है। तो बोहेमियंस, स्लोवाक्स टू द नॉर्थ,
सो हैब्सबर्ग एम्पायर के नॉर्थ में बोहेमियंस एंड स्लोवाक्स रहते थे, कार्नियोला में स्लोविन्स रहते थे, साउथ वाले जो जगह है वहां पे क्रोएट्स रहते थे। ये अलग अलग तरीके के लोग हैं, अलग अलग कम्युनिटी हैं, ठीक है। ईस्ट में जो ट्रांसिल्वेनिया था वहां पे रोमन्स रहते थे, रोमन लोग रहते थे। नाउ सच डिफरेंसेस डिड नॉट इजीली प्रमोट अ सेंस ऑफ पॉलिटिकल यूनिटी। अब देख रहे हो डिफरेंस कितने ज्यादा हैं, किस तरीके से अलग अलग तरीके के लोग हैं, अलग अलग लैंग्वेज बोलने वाले लोग हैं, अलग कल्चर से लोग आ रहे हैं। अब इतनी सारी जो डाइवर्सिटी है, इतने ज्यादा जो डिफरेंसेस हैं, इनकी वजह से इजीली लोग एक पॉलिटिकल सेंस ऑफ यूनिटी नहीं कर पा रहे थे। मतलब लोगों को ये अंदर से नहीं लग रहा था कि भाई हम सब एक हैं, ठीक है। द ओनली टाई बाइंडिंग दीज डाइवर्स ग्रुप्स टुगेदर वाज अ कॉमन एलिजियंस टू द एम्परर। तो वैसे तो इन लोगों में इतने सारे डिफरेंसेस थे जिसकी वजह से ये लोग एक दूसरे से काफी अलग महसूस करते थे। इन लोगों को ये नहीं लगता था कि भाई इस जगह पे रहने वाला जो पर्सन है वो दूसरी जगह के जैसा ही है, या ये दोनों जो लोग हैं वो एक जैसे हैं या एक हैं। लोग ऐसा फील नहीं करते थे। सिर्फ एक चीज थी जो इन लोगों को सबको जोड़ के रखी थी, वो ये थी कि इनके ऊपर कोई एक पर्सन है, एक एम्परर है जो कि रूल कर रहा है, ठीक है। मतलब सिर्फ अकेली एक चीज इन लोगों को बाइंड करके रखी थी कि हाँ भाई हमारे ऊपर जो रूल करने वाला राजा है वो एक ही है। एलिजेंस का मतलब होता है लिटरली कि किसी लीडर को सपोर्ट करना, ठीक है। तो वही मतलब है यहाँ पे कि ये सारे लोग सिर्फ इस चीज से जुड़े हुए थे कि हाँ ये मान रहे थे कि इनके ऊपर कोई एक पर्सन है जो रूल कर रहा है, कि हम सब भले ही इस जगह पे रह रहे हैं, भले ही इस जगह पे रह रहे हैं, हम सबके ऊपर रूल करने वाला पर्सन तो कोई एक ही है। That was the only thing that was uniting these people. Otherwise, they all were different और उनको बिल्कुल भी ये नहीं लगता था कि हम सब एक हैं। बट नेशनलिज्म के लिए क्या चाहिए होता है? नेशनलिज्म के लिए ये सेंस ऑफ यूनिटी चाहिए होती है। अगर आप चाहते हो कि आप एक नेशन स्टेट बनो, तो उसके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि उस जगह पे रहने वाले जो लोग हैं उनको ये फील हो कि हाँ भाई हम में कुछ कॉमन है, हमारी कॉमन हिस्ट्री है, हमारा कॉमन प्रेजेंट है, हमारा कॉमन फ्यूचर है। लोगों में ये सेंस ऑफ यूनिटी होनी चाहिए, सेंस ऑफ कॉमननेस होनी चाहिए। बट यहाँ पे अभी हमें क्या दिख रहा था कि लोगों में ऐसी कोई सेंस नहीं थी। तो फिर आखिरकार ये नेशनलिज्म यूरोप में आया कैसे? तो इसको हम नेक्स्ट सेक्शन से शुरू करेंगे कि भाई किस तरीके से एरिस्टोक्रेसी मतलब कि जो अपर क्लास होती है और जो न्यू मिडिल क्लास है वो इमर्ज हो रही थी, और इसके अंदर ये जो सेंस है यूनिटी की, नेशनलिज्म की, ये कैसे आई। तो ये चीज हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।